हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हनर। आज हम इस वीडियो में स्टार स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी स्टार स्टॉक्स की वो सीरीज है जिसमें कि हम कुछ स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं और उन स्टॉक्स को हम स्टार की श्रेणी में रखते हैं। इनकी जो मार्केट प्राइस होती है वो रीजनेबल होती है और इनके बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप हमारा डिस्क्लेमर देखिएगा और उसके बाद में मैं इस वीडियो में और आज हम कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा डिस्क्लेमर। ये हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो रिलेटेड है विविड ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। मैंने इस स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि विविड ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक इंटरमीडिएट्स केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है। ये एन मिथाइल और जे एसिड्स बनाते हैं, टोबियास एसिड बनाते हैं, जो कि डाइस, केमिकल्स और पेंट्स, कलर वगैरह में ये यूज होता है। तो ये एक प्रकार से केमिकल इंडस्ट्री है और ये केमिकल इंटरमीडिएट्स बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये थर्सडे को जिस दिन मैंने इसका एनालिसिस किया 6 अगस्त को, उस दिन इसका प्राइस था 13.57। ये केवल BSE में रजिस्टर्ड है, NSE में इसके कोड्स आपको नहीं मिलेंगे। तो यदि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप BSE में इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं। अब रही बात कि मैं ये एनालिसिस कैसे करता हूं, तो हमारा जो स्टार स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है वो कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर होता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे 5 फैक्टर्स होते हैं किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए। नंबर 1 होता है फंडामेंटल। हमें देखना पड़ता है कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। अब दूसरा, हमें ये देखना होता है कि कंपनी में ग्रोथ है या नहीं है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है या नहीं। तीसरा, हमें ये देखना होता है कि उसका जो प्राइस का वैल्यूएशन है वो ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा शेयर तो नहीं है। तीसरा, हमें ये देखना होता है कि क्या ये कंपनी एक रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है या नहीं। और जो आखिरी फैक्टर होता है वो होता है सेफ्टी और रिस्क का। हमें ये देखना है कि कहीं कंपनी ऐसी तो नहीं है कि ग्रोथ तो दिखाई दे रही है, डिविडेंड तो दिखाई दे रही है, वैल्यूएशन भी कम है, लेकिन वो एक बैंक्रप्सी की कगार पर खड़ी है। तो हमें ये सारे जो फैक्टर्स हैं, हम 5 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि ये जो शेयर है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले फैक्टर से। और हमारा ये जो पहला फैक्टर है वो है फंडामेंटल का। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सबसे अच्छी पसंद होती है फंडामेंटल एनालिसिस करने की, वो होती है पाइथागोरस स्कोर। तो यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने इसका पाइथागोरस स्कोर का एनालिसिस किया और जो उसके 9 पॉइंट्स होते हैं उसमें से इस कंपनी को 9 में से 8 पॉइंट्स मिले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, केवल इनका ग्रॉस मार्जिन पिछले साल कम हुआ है, बाकी के इनके 9 में से 8 पॉइंट्स मिले हैं। और हम कोई भी कंपनी को जिसका फंडामेंटल एनालिसिस 5 के ऊपर होगा हम उसको यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो हम इस कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और हम इसको 1 स्टार देते हैं और हम यहाँ पर स्कोर बोर्ड में कंपनी को 1 स्टार देंगे। और अब हम चलेंगे अपने दूसरे फैक्टर में। हमारा दूसरा फैक्टर है ग्रोथ का। फ्रेंड्स, ग्रोथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्टॉक सिलेक्शन के लिए, और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इन्वेस्टर्स का जो कैपिटल है वो इंक्रीज होता है। जहां तक हाई ग्रोथ वाली कंपनीज होती हैं, क्या होता है कि उनका पी रेशियो काफी ज्यादा हाई होता है। तो एक हमेशा प्रॉब्लम होती है कि हम किस तरह से एक सही वैल्यूएबल कंपनी का शेयर खरीदें। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा टूल डेवलप किया गया है और उस टूल का नाम है PEG रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम इसी के आधार पर इस कंपनी का सिलेक्शन करेंगे कि देखेंगे कि क्या ये इस पैरामीटर में सक्सेसफुल होती है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PEG रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। PEG रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमको प्राइस डिवाइडेड बाय EPS, जिसे हम P रेशियो कहते हैं, उसको यदि हम EPS ग्रोथ, जो ग्रोथ है EPS की ईयर टू ईयर, उससे यदि डिवाइड कर देंगे तो हमको PEG रेशियो मिलता है। तो जो P रेशियो है हम उसको A बोलेंगे और EPS ग्रोथ को हम B बोलेंगे। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि ये जो PEG रेशियो है वो 1 से कम होना चाहिए, तभी हम उसका सिलेक्शन करेंगे, अदरवाइज हम उसका सिलेक्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर
जैसा कि आप देख रहे हैं डाटा में, इसका प्राइस है 13.57, जैसे मैंने आपको बताया था। ये BSE का कोट है 6 तारीख का। इसका जो EPS है वो 3.72 है और लास्ट ईयर का जो EPS है वो 2.96 है। अब आप कहेंगे कि ये मैंने कहां से लिया है, तो ये देखिएगा, ये मैंने डाटा लिया है वेबसाइट से। आप देख सकते हैं कि इनका जो EPS है वो 3.72 और 2.96। तो ये हमने दोनों EPS को उठाया है और इसके बाद में अब हम कैलकुलेशन करेंगे इनके PE रेशियो का और साथ में हम इनका कैलकुलेशन करेंगे EPS ग्रोथ का। तो हम सबसे पहले करते हैं इनके PE रेशियो का कैलकुलेशन। तो ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला 13.57 डिवाइडेड बाय EPS ग्रोथ दिस ईयर 3.72, तो ये आ रहा है 3.6। तो इनका जो PE रेशियो है वो 3.6 आया है और अब हम कैलकुलेट करेंगे EPS ग्रोथ की। तो EPS ग्रोथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3.72 डिवाइडेड बाय 2.96, मतलब EPS ग्रोथ दिस ईयर डिवाइडेड बाय EPS ग्रोथ लास्ट ईयर -1, तो ये आ रहा है फ्रेंड्स 26%। और अब हम इसके बेसिस पर इसका PEG रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो PEG रेशियो कैलकुलेट करेंगे A डिवाइडेड बाय B, यानी कि 3.6 डिवाइडेड बाय 26, जो कि आ रहा है 0.14। तो ये 1 से कम है, PEG रेशियो 1 से कम है और हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से है। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस स्टॉक को, क्योंकि ये इसने क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। तो हम यहाँ पर इसको एक स्टार देंगे और हम स्कोर बोर्ड में भी इसको एक स्टार देंगे। फ्रेंड्स, अब तक इसको 5 में से 2 स्टार मिल चुके हैं। हमें देखना है कि क्या ये 5 स्टार का स्टॉक बनता है या नहीं। तो आइए, हमारे 3 स्टेप्स और हैं और हम इनको देखेंगे। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप में, तीसरे फैक्टर में, वो है वैल्यूएशन का। हमें ये चेक करना है इसमें कि जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसकी वैल्यू ठीक है, कहीं ओवर एक्सपेंसिव तो नहीं है। तो ये हमें चेक करना है और इसके लिए हम जनरली क्या करते हैं कि PE रेशियो चेक करते हैं या प्राइस टू बुक रेशियो चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर ग्राहम थे, मिस्टर बेंजामिन ग्राहम, उन्होंने एक नंबर डेवलप किया जिसको हम ग्राहम नंबर बोलते हैं। तो हम ग्राहम नंबर का यूज करेंगे और ग्राहम साहब का ये कहना था कि कोई भी स्टॉक की जो वैल्यू है उनके ग्राहम नंबर से कम होनी चाहिए। यदि उसकी जो मार्केट प्राइस है हमारे ग्राहम नंबर से कम होगी तो हम उसको खरीद लेंगे, यदि ज्यादा है तो हम उसको छोड़ देंगे। ग्राहम नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिस्टर बेंजामिन ग्राहम ने एक फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूले को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये उन्होंने डिफाइन किया कि 22.5 मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, और इनका हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो जो नंबर आएगा उसको ग्राहम नंबर कहेंगे। और थंब रूल है, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे पिंक बॉक्स में, कि ग्राहम नंबर इज द मैक्सिमम प्राइस एन इन्वेस्टर शुड पे, यानी कि ग्राहम नंबर से ज्यादा हमको पे नहीं करना है। यदि कम होगा तो ही हम पे करेंगे और उस शेयर को खरीदेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं शेयर प्राइस है 13.5, अर्निंग पर शेयर अभी हमने देखा था 3.72 थी। इसकी जो बुक वैल्यू है पर शेयर वो कितनी है? 11.31। ये आपको देख लीजिएगा आप, 11.31। तो अब हमें ग्राहम नंबर कैलकुलेट करना है। तो हमने ग्राहम नंबर कैलकुलेट किया, वो इस तरह से आया, आप देख सकते हैं 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.72 मल्टीप्लाइड बाई 11.31, और इसका ये जो आया है मल्टीप्लिकेशन, ये आया है 947, जिसको हमने स्क्वायर रूट किया, जो कि आया है 30.8। यानी जो ग्राहम नंबर है वो 30.8 है। तो ये जो है ये शेयर प्राइस से ज्यादा है, यानी कि हमारी जो प्राइस है ये ठीक है। हम इसको कह सकते हैं कि ये अंडर वैल्यूड है और हमें इसको खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको एक और स्टार देते हैं। तो यहाँ पर कंपनी को मिलते हैं एक और स्टार और कंपनी के हो गए हैं 3 स्टार। तो अब तक ये कंपनी एक 3 स्टार कंपनी बन गई है सिलेक्शन के लिए। अब आते हैं हम चौथे फैक्टर में, जो कि है डिविडेंड। जनरली डिविडेंड को हम एक ऐसा टूल मानते हैं कि डिविडेंड यदि मिलता है तो वो कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। सिलेक्शन के लिए एक ऐसा, हम इसको एक अवधारणा है ऐसी, लेकिन जनरली उसको कितना होना चाहिए, तो इसके लिए जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है डिविडेंड यील्ड का। तो डिविडेंड यील्ड वैसे तो 0.6% के ऊपर यदि है तो उसको अच्छा माना जाता है, लेकिन हमने 1% के ऊपर वाले ही
हम सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम 1% के ऊपर वाला डिविडेंड यील्ड सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कंपनी की डिविडेंड यील्ड कितनी आती है। तो हम डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिविडेंड यील्ड का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि ये होता है एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट प्राइस ऑफ स्टॉक। तो ये आ रहा है, और यदि ये 1 से कम है, यदि ये 1 से ज्यादा है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा शेयर प्राइस है इसका 13.57 और एनुअल डिविडेंड है इसका 50 पैसा। ये 50 पैसा आप देख सकते हैं, डिविडेंड पर शेयर 50 पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर हम 0.50 डिवाइडेड बाय प्राइस यानी 13.57, तो ये आ रहा हमारा 3.68%। ठीक है, तो ये जो है ये 1 से ज्यादा है, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है। क्योंकि कोई भी चीज यदि 1 से ज्यादा है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये एक अट्रैक्टिव है और इसलिए हम डिविडेंड यील्ड में भी इसको एक और स्टार दे देते हैं। तो कंपनी ने अब तक 4 स्टार हासिल कर लिए हैं और अब हमारे पास है अंतिम फैक्टर जो कि है रिस्क और सेफ्टी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसमें चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट में कहीं कोई रिस्क तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो रिस्क होता है वो होता है बैंकरप्सी का। और बैंकरप्सी के रिस्क के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, जो चीजें इंक्लूड की जाती हैं, वो वर्किंग कैपिटल, अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स, टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है। उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं हो सकती है नियर फ्यूचर। तो इसके लिए मिस्टर ऑल्टमैन थे, ऑल्टमैन ने एक स्कोर डेवलप किया जिसको कि जेड स्कोर कहते हैं। तो हम जेड स्कोर से पता करेंगे कि क्या कंपनी बैंकरप्ट होने वाली तो नहीं है। अब ये होता कैसे? जैसे कि आप यहाँ पर डाटा देख रहे हैं, ये मैंने सारा डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, और इनका जो फॉर्मूला है ये इस तरह से है। इन्होंने जो जीटा यानी कि जो ऑल्टमैन जेड स्कोर डेवलप किया है, ये 1.2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस 1.4 मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस 3.3 मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई डी प्लस 1.0 मल्टीप्लाइड बाई ई। और यहाँ पर ए बी सी डी ई क्या है वो सारे यहाँ पर दिए हैं। वर्किंग कैपिटल है जिसमें रिटेन अर्निंग्स है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, मार्केट वैल्यू है, सेल्स है, और इन सबको टोटल एसेट्स से डिवाइड किया गया है। मतलब इनका ये देखा गया कि जो टोटल एसेट्स के हिसाब से इनकी कितनी वैल्यू है। और उसके बाद में ऑल्टमैन ने इसको एक फॉर्मूला में डेवलप किया। एक एनालिसिस करने के बाद में कई सालों का उन्होंने एनालिसिस किया, और उसके बाद में जैसा कि आप बॉक्स में यहाँ पर देख रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि यदि ये 1.81 से कम आता है तो वो डिस्ट्रेस जोन है, हमें वो कंपनी में एंटर नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई कंपनी 1.81 के ऊपर है तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि 2.99 तक वो ग्रे एरिया में है, और जो 2.99 के ऊपर है वो सेफ जोन में है। तो लेकिन फिर भी हम 1.81 के ऊपर वाली कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रे एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब तक कि वो डिस्ट्रेस जोन में नहीं जाती है कंपनी। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारा डाटा है, और इस डाटा को मैं एक ऑनलाइन कैलकुलेटर के साथ में यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और आप देखिएगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा है 3.40। तो 3.40 ऑल्टमैन स्कोर आया है, जो कि एक सेफ जोन में है। तो यहाँ पर भी हम कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, और हम यहाँ पर ऑल्टमैन स्कोर में भी इसको 1 स्टार देंगे, और हम अपने जो मेन स्कोर बोर्ड है वहां पर 1 स्टार देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये जो विविड ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसका जो रेटिंग है स्टॉक का, वो हम 5 स्टार की रेटिंग देते हैं। और ये एक लॉन्ग टर्म का शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है, इसने सारे पैरामीटर्स को फुलफिल किया है, और ये एक सही तरह से किसी भी स्टॉक को लेने का एक तरीका है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।
और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।